In this class, we are going to start human health and diseases. So in this chapter, we have to study about types of diseases, their repercussions on the human body, and also the causative agents that cause those diseases. Apart from that, we also have to study what are the causative agents and which organisms are the carriers of that diseases, that is, they act as vectors. So before starting those things, we first have to understand what is the difference between health and disease. How can we say that someone is diseased or someone is healthy? So we will first have to understand the difference between health and disease. So this is a general definition of health. So it means that there should be three essential components if a person has to be healthy. So for that we have to understand what is mental. So the first condition of being healthy is called mental health. So mental health means a person should be able to think and act appropriately according to the situation, and also a person should not be under depression or anxiety or stress or any such mental abnormalities. So when a person is the complete mental in state of rest or mental state of peace, he would be called mentally healthy. The other is physical health means that there should be no injuries from head to toe, there should not be any sort of pain due to underlying diseases, and also there should not be any physical symptoms of a disease. And the third is social. So for anyone, because humans are social animals, for anyone to be very completely healthy, there has to be some social parameters of health. Therefore a man or a person should be able to do his social responsibilities appropriately, and when a person fulfills all these three conditions, he would be termed healthy. यानी कि किसी भी इंसान को हेल्दी होने के लिए या हेल्दी कहलाने के लिए मेंटली नॉर्मल होना पड़ेगा. ही शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, और जो मानसिक रूप से जो उसकी स्थिति है वो टोटली सही होनी चाहिए. उसके अलावा फिजिकल है, यानी कि शरीर में कोई भी इंजरी नहीं होने, कोई भी चोट नहीं लगा होना चाहिए, जैसे हड्डी में फ्रैक्चर हो, ब्लीडिंग ना हो रहा हो या फिर कहीं दर्द ना हो रहा हो. उसके बाद है सोशल. सिंस ह्यूमंस जो होते हैं वो सामाजिक प्राणी होते हैं, तो इन्हें सामाजिक कर्तव्यों को भी निभाना होता है. इस वजह से जब तक हम वो सोशली नॉर्मल नहीं है, दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज हेल्दी. सो ये तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि कोई इंसान हेल्दी है या वो डिजीज्ड है. नाउ अब हम लोग देखेंगे डिजीज का डेफिनेशन. So disease is a sort of deviation from health. सो किसी भी तरह का फंक्शनल या फिजिकल चेंज जो किसी भी इंडिविजुअल का नॉर्मल फिजिकल
और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को चेंज कर दे, यानी कि अगर किसी भी तरह का उसके नॉर्मल चेंज हो रहा है उसके फिजिकल या फिजियोलॉजिकल स्टेट में, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिजीज। तो यहाँ पर फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है कि बॉडी का एनाटॉमिकल जो कंडीशन है वो सही होना चाहिए, एंड फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, डाइजेशन, तो ये सारे प्रोसेसेस सही तरीके से हो रहे हैं तो वो हेल्दी है। और अगर इनमें कोई भी चेंज है, यानी कि बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर में या फिजियोलॉजिकल कंडीशन में किसी भी तरह का चेंज आता है तो दैट इज कॉल्ड डिजीज। सो एक भी जो डिजीज होता है इंसान के नॉर्मल फंक्शंस को करने से उसको रोकता है या फिर उसमें वो बाधा क्रिएट करता है जिससे कि इंसान अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो डिजीज के बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं, बॉडी में चेंज आ जाए, या फिर जो फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, रेडिएशन, लैक ऑफ वाटर, तो ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं जिससे कि डिजीज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी का कॉज होता है जो कि पैथोजेंस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, तो इन सारी चीजों से भी डिजीज हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज। So the first causative agent is pathogens. So pathogens are nothing but disease causing microorganisms. Examples are virus, bacteria, फंजाई एटसेट्रा। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिससे कि डिजीज हो और उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल फैक्टर्स से भी हो सकते हैं। फिर केमिकल फैक्टर्स की वजह से भी डिजीज हो सकते हैं, लाइक टॉक्सिक केमिकल्स, फिर होते हैं कार्सिनोजेंस जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉजेज हो सकते हैं, बट नॉर्मली यही 3 कॉजेज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है, दैट इज जेनेटिक। तो जेनेटिक्स में क्या होता है कि जीन म्यूटेशन की वजह से या क्रोमोसोमल एबेरेशन की वजह से बीमारी हो सकती है। तो ये सारे नॉर्मल कॉजेज ऑफ डिजीज और कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज होते हैं। तो पैथोजेंस सबसे कॉमन कॉज ऑफ डिजीज होता है और इस चैप्टर में हमें इसी पैथोजेंस के बारे में पढ़ना है कि वायरसेस से कौन सी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती है, फंजाई के अलावा प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे भी माइनर कॉजेज है, बट हमें इस चैप्टर में मेनली पैथोजेंस को ही डिस्कस करना है। सो दिस आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिजीज। अब हमें ये पढ़ना है कि बीमारियां कितने टाइप्स की होती है या फिर उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किया जाता है।
सो अब हम देखेंगे कि डिजीज के कितने टाइप्स होते हैं। सो डिजीज के दो मेन टाइप्स होते हैं। And the first one is acquired. सो कॉन्जेनाइटल बीमारियां वैसी बीमारियां होती हैं जो कि इंडिविजुअल में जन्म से ही हो। तो जन्म के पहले ही कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से उसमें जन्म से पहले से ही वो डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मेलिटी आ गया है। और यहाँ पर ये एक्वायर्ड है। एक्वायर का मतलब कि जन्म के बाद किसी भी पॉजिटिव एजेंट से वो बीमारी उस इंडिविजुअल में आया है। सो ये जन्म के बाद जो भी बीमारी होती है वो इस कैटेगरी में आती है, और जो जन्म से पहले से जो भी बीमारियां होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्वायर्ड में भी दो कैटेगरीज होते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड दूसरे को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल वैसी बीमारियां होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक जा सकती हैं किसी भी मीडियम से, यानी कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है या फिर किसी दूसरे वेक्टर के थ्रू, जैसे मच्छर के थ्रू या मक्खी के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के भी टाइप्स होते हैं। पहले को कहते हैं कंटेजियस और दूसरे को कहते हैं नॉन कंटेजियस। तो जो कंटेजियस बीमारियां होती हैं उन्हें कहते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सके। तो ये बीमारियां वैसी बीमारियां होती हैं जो एक इंसान डायरेक्टली दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आने से वो बीमारियां ट्रांसमिट हो सकती है। सो दोज डिजीजेस दैट कुड बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो रहा होता है, डायरेक्टली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल जिस सब्सटेंस को या जिस सामान को यूज कर रहा है उसी सामान को दूसरा इंडिविजुअल यूज करता है तो उस तक बीमारी फैल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर में किसी को रिंगवॉर्म है और वही टॉवल कोई और इंसान भी यूज कर रहा है जो रिंगवॉर्म वाला आदमी यूज कर रहा है तो टॉवल के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है। या फिर अगर बाल में स्कैल्प में कुछ इची लीजन्स हो गए हैं तो अगर सेम कंघी या सेम कोम्ब यूज किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक रिंगवॉर्म फैल सकता है। अब यहाँ नॉन कंटेजियस में होता है कि दूसरी एजेंट्स की जरूरत होती है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर किसी और लिविंग थिंग या किसी और ट्रांसमीटर यानी कि किसी वेक्टर का जरूरत होगा बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाने के लिए।
सो ये वैसे बीमारियां होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक तभी जा सकते हैं जब बीच में कोई एक स्प्रेड करने वाला एजेंट हो। तो मलेरिया में जो मॉस्किटो होता है उसके थ्रू ये मेन ट्रांसमिशन होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। तो ये हो गए कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीजेस। इसके अलावा नॉन कंटेजियस में हमें डेंगू भी पढ़ना है, चिकनगुनिया भी पढ़ना है, और भी डिजीजेस हमें इसमें पढ़ने हैं। नाउ आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वैसे डिजीजेस होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसमिट नहीं होते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर जिस इंडिविजुअल को होगा नॉर्मली वो डिजीज उसी इंडिविजुअल तक सीमित रहेगा। फॉर एग्जांपल कैंसर, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीजेस। तो इसके कैटेगरीज भी हमें पढ़ने हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में जो सबसे पहला टाइप का डिजीज है वो है डीजेनरेटिव। तो ये डीजेनरेटिव डिजीजेस वैसी होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन ये इस वजह से होगी कि कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन मेल फंक्शन करेगा, यानी कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेगा। हार्ट डिजीजेस इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। एंजिना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि इन्हीं कैटेगरीज में आती हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं। दूसरी है डेफिशिएंसी। तो यहां पर जब भी इंसान के डाइट में कुछ चीजों का या किसी एक चीज का कमी है तो उसकी वजह से ऐसी बीमारियां होंगी। यानी कि अगर खाने में प्रोटीन कम है तो हो सकता है क्वाशियोरकर हो, अगर खाना खाने में विटामिन कम हो तो हो सकता है बेरी हो, अगर खाने में विटामिन सी कमी हो तो उससे स्कर्वी हो सकता है, अगर खाने में मिनरल्स कमी हो तो बॉडी में स्पैजम्स हो सकते हैं, अलग अलग मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस में दिक्कत होगा, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में दिक्कत होगा। तो अगर इंसान के खाने में कुछ कमी है उसकी वजह से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरास्मस, then also we have kwashiorkor, अब इसके अलावा एक और डिजीज का कैटेगरी, इसी में एक कैटेगरी है विच इज कॉल्ड कैंसर। तो जब बॉडी में
किसी भी टिश्यू का सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लगता है, यानी कि वो रैंडमली अपना सेल डिवीजन करते जाएगा बिना रुके, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैंसर। कैंसर दो टाइप का हो सकता है, जो सेल का डिवीजन हो रहा है वो दो टाइप का हो सकता है, दैट इज कॉल्ड बेनाइन और मैलिग्नेंट। हम लोग इस चैप्टर में उसको आगे चल के देखेंगे। कैंसर के अलावा बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल मेंटल डिजीजेस, तो मेंटल डिजीजेस में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, दैट इज एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव टू स्टडी वन मोर कैटेगरी एंड दैट इज कॉल्ड समथिंग दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। वी हैव स्टडीड कैंसर, वी हैव स्टडीड, नाउ वी हैव टू स्टडी एडिक्शन। सो एडिक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इंसान का किसी भी तरह के सब्सटेंस के प्रति ज्यादा डिपेंडेंस, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी होता है वो किसी सर्टेन सब्सटेंस के प्रति एडिक्टिव हो जाता है। जैसे कि सबसे कॉमन है अल्कोहल और टोबैको, जिसे हिंदी में तंबाकू कहते हैं। तो शराब या फिर तंबाकू का सेवन बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है, और ये जो एडिक्शन है अल्टीमेटली इन्हीं सब सब्सटेंस पे बॉडी का डिपेंडेंस बढ़ा देता है, जिससे कि अल्टीमेटली बहुत सारे हेल्थ के रिपरकशंस भी होते हैं। तो ये हमारी हो गई नॉर्मल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी है उसके बारे में। अब हमें जानना है जो दूसरा कैटेगरी था, दैट इज कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीजेस के बारे में। तो ये जो कॉन्जेनाइटल बीमारियां होती हैं ये बच्चे में जन्म से पहले से ही होती है। तो यहाँ पर ये होती किस वजह से है, तो ये आइदर ड्यू टू जीन म्यूटेशन और ड्यू टू क्रोमोसोमल एबेरेशन,
ये जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबरेशन हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, और वहां पर हमने इन बीमारियों का एग्जाम्पल भी देखा था, और ये बीमारियां क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, और उन बीमारियों के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये सारी हमने जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ रखा है। तो ये होते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। तो अब हमने डिजीजेस के सारे कैटेगरीज को पढ़ लिया है, और डिजीजेस के सारे कैटेगरीज को पढ़ने के बाद अब हमें ये जानना है कि वायरसेस की वजह से कौन सी बीमारियां होती है, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, और उनका कॉजेटिव एजेंट और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो वायरस की वजह से बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला जो बीमारी हम लोग पढ़ेंगे वो है पोलियो। पोलियो का बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने ऐड देखा होगा, दैट इज 2 बूंद जिंदगी की, और दिस आर द वेरी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज इन स्पेशली इन चिल्ड्रन। पोलियो एक ऐसा बीमारी था जो कि आज से 50 साल पहले बहुत ही ज्यादा कॉमन हुआ करता था, बट जब से पोलियो का वैक्सीन आया जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्क वैक्सीन, तो उस वैक्सीन के आने के बाद पोलियो बहुत बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, और हो सकता है कि कुछ समय बाद टोटली ह्यूमन पॉपुलेशन से इरेडिकेट हो जाए। पोलियो इस एक वायरस की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड एंटेरो वायरस और पोलियो वायरस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉज्ड बाय एंटेरो वायरस, इसी को हम लोग नॉर्मली पोलियो वायरस भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है कि ये जो हमारा ब्रेन है उसमें अटैक करता है, और ये जो हमारे मसल्स होते हैं उनका पैरालिसिस कर देता है। तो जॉनस सॉल्क नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका वैक्सीन बनाया था, और इसी वजह से इसकी जो वैक्सीन है उसका नाम होता है सॉल्क वैक्सीन। इस बीमारी में सबसे कॉमन सिम्टम क्या है, पैरालिसिस है, और सिवियर नेक। स्टार्टिंग में जब ये डिजीज होता है तो हमारा नेक का मूवमेंट नहीं हो पाता है आराम से, और उसके बाद ये जो पूरे बॉडी में मसल्स मूव सही से नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे मेनली नर्व्स पे अटैक करता है ये जो वायरस होता है। आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट रेबीज। रेबीज का जो दूसरा कॉमन नाम है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। ये जो स्प्रेड करता है इट इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ रैबिट और मैड डॉग।
सो जो सबसे कॉमनली ये कंसेप्शन होता है कि पागल कुत्ते के काटने से ये फैल सकता है, लेकिन ये बात सच है कि पागल कुत्ते के काटने से हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जैकल्स या कैट्स के काटने से भी ये बीमारी फैल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुत्ते के ही काटने से होगा। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, कॉजेटिव एजेंट इज रेबीज वायरस। तो इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो दैट इज मींस वाटर। तो हाइड्रोफोबिया इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इंसान को पानी पीने से भी डर लगता है, जूस पीने से भी डर लगता है। तो आखिर क्यों? क्योंकि जो हमारा थ्रोट होता है वो चोक कर जाता है, इतना बुरी तरह से चोक कर जाता है कि इंसान फ्लूइड डाइट भी नहीं ले पाता है। सो इसी वजह से इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। जो रेबीज होता है ये 100% फेटल होता है, यानी कि अगर रेबीज हो गया और अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो ये श्योर है कि उस इंसान का डेथ होगा ही होगा। दैट इज कॉल्ड फेटल और द फेटेलिटी रेट। तो ये 100% फेटल होता है। सो रेबीज, दिस वाज रेबीज। रेबीज के अलावा हमें और भी बीमारियां पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल चिकनगुनिया। So it is also caused by a virus। एंड यहां पर क्या होता है, जो सिम्टम होता है वो हमें जानना है। दैट इज हाई फीवर। हाई फीवर के अलावा हीमोरेज भी हो सकता है, दैट इज ब्लड लॉस। चिकनगुनिया के अलावा एक और बहुत ही कॉमन सा वायरल डिजीजेस है, दैट इज कॉल्ड डेंगू। तो डेंगू में भी काफी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। तो ये चारों बहुत कॉमन ही वायरल डिजीजेस होते हैं। इनके अलावा और भी डिजीजेस हमें पढ़ने हैं। डेंगू और चिकनगुनिया में सिम्टम्स काफी सिमिलर होते हैं। हाई फीवर होगा, हीमोरेज होगा, नोजिया, वोमिटिंग, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अब हम लोग कुछ कॉमन वायरल डिजीजेस और उनके कॉजेटिव एजेंट्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मम्प्स। मम्प्स occurs due to a virus that is called paramyxovirus। फिर एक और बहुत कॉमन सी बीमारी है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। So it occurs due to orthomyxovirus। फिर जो हमारा बहुत एक कॉमन सा बीमारी है, दैट इज कॉल्ड एड्स। इट occurs due to HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके अलावा और भी बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू। It is caused by
N1 वायरस। सो इसके अलावा और भी बहुत अलग अलग तरीके से वायरल बीमारियां होती है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। सो ऑल दोज आर वायरल डिजीजेस। सो ये हमारे कॉमन जो वायरल डिजीजेस थी वो ये थी। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट बैक्टीरियल डिजीजेस। सो टाइफाइड एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है एंड इसमें क्या होता है कि जो मेन हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें प्रॉब्लम होता है और वहाँ पर फ्रीक्वेंट स्टूल पासिंग आउट हो सकता है या फिर हाई फीवर हो सकता है और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है दैट इज कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। Symptoms include high fever, एब्डोमिनल पेन काफी सिवियर हो सकता है यहाँ पर, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। हो सकता है कि फीकल मैटर में ब्लड आ जाए, ऐसे ऐसे बीमारियां भी हो सकती हैं। सो दिस इज व्हाट इज टाइफाइड। एनसीईआरटी में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट में क्या होता है कि नॉर्मली टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए उस टेस्ट का यूज किया जाता है। उसके अलावा एक और कुक के बारे में दिया गया दैट इज हर नेम वाज मेरी मैलन। सो शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड शी स्प्रेड टाइफाइड थ्रू lots of persons to lots of persons और ये काफी सालों तक उसने एक कैरियर थी वो टाइफाइड की, इसकी वजह से उसने कई सालों तक कई लोगों को टाइफाइड फैलाया था। सो इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो हमें जानना है। That is called Vidal test. Now we also have to study another bacterial disease that is called cholera. So cholera, it is caused by Vibrio cholerae. फिर ये जो कॉलेरा बीमारी है ये विब्रियो कॉलेरे की वजह से होता है, दैट इज अ बैक्टीरिया। एंड यहाँ पर नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया दैट इज द फीलिंग टू वोमिट एंड वोमिटिंग इज जस्ट रिवर्स ऑफ पेरिस्टोलिसिस और swallowing. सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट यहाँ पर जो स्टूल्स का पासिंग आउट होता है, जो फीकल मैटर बाहर आएगा वो काफी राइस वाटर की तरह होता है, दैट इज व्हाइटिश होता है और यहाँ पर फीवर बहुत कॉमन केस है। सो चाहे ये डिजीज हो चाहे टाइफाइड हो, ये दोनों गंदे खाने पीने की वजह से जनरली ट्रांसमिट होती हैं। टाइफाइड एंड कॉलेरा के बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में पढ़ना है दैट इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। Tuberculosis is also called Koch's disease.
So it is caused by Mycobacterium tuberculosis. सो जो टीबी जिसे हम कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, इसे हम कोच डिजीज भी कहा जाता है एंड दिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एंड इस टीबी के लिए वैक्सीन आ चुका है एंड दैट वैक्सीन इज कॉल्ड बीसीजी वैक्सीन और दैट इज बैसिलस ऑफ कैलमेटे एंड ग्योरेन। सो ये जो टीबी होता है अलग अलग ऑर्गन्स में भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन जो टीबी होता है वो लंग्स में होता है, वहां पर ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है और जो फैलता है नॉर्मली ये एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फैलता है, यानी कि खांसने या छींकने से जो लंग्स के बाहर हवा आता है उसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये ट्रांसफर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव टू स्टडी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड निमोनिया। It is caused by इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से ये होता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव म्यूकस बन जाता है लंग्स के अंदर या ब्रोंकाई में, तो इस पार्ट में या ब्रोंक्यूल्स में, तो उससे क्या होता है कि जो एयर का फ्लो होता है वो बंद हो जाता है या फिर काफी रिड्यूस हो जाता है। निमोनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज कॉल्ड हाई फीवर। तो निमोनिया में फीवर वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर तक जा सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो दीज वर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस। इसके अलावा हमें और भी बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। एक और बीमारी है दैट इज कॉल्ड टेटनस। टेटनस को कॉमनली लॉकजॉ भी कहा जाता है। इट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। इसके अलावा एक और बीमारी है दैट इज कॉल्ड डिफ्थीरिया। It is caused by Corynebacterium.
there is another disease that is called whooping cough. वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है. So whooping cough is a very common disease and it is caused by Bordetella pertussis. To study about a disease called botulism. Botulism is also commonly called as food poisoning. So it is caused by something called Clostridium botulinum. इसके अलावा और भी बीमारियों के बारे में पढ़ना है, दैट इज लेप्रोसी. इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बीमारियां हैं, दैट इज एंथ्रैक्स. इट इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस. सो दीज आर वेरी कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस. इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन डिजीज है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक डेथ और ब्यूबोनिक प्लेग. इट इज कॉज्ड बाय Yersinia pestis. तो ये सारे कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेज हैं. इनमें मेनली हमें यही याद रखना है कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है. तो इन बीमारियों के डिटेल्स नहीं जानने, बस बीमारियां और उनके कॉजेटिव एजेंट्स हमें याद रखने हैं. नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी हमें पढ़ना है, दैट इज द डिजीजेस कॉज्ड बाय द नॉर्मल नीमाटोड्स. इन्हें 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्हें नीमाटोड्स भी या फिर इन्हें राउंडवॉर्म्स भी कहते हैं. सो इनमें जो सबसे पहला डिजीज हमें पढ़ना है वो है एस्कैरियासिस. सो दिस इज द कॉजेटिव एजेंट बिहाइंड दिस डिजीज. सो ये जो बॉडी में एंटर करता है, ये एंटर करता है इसका एग्स यानी कि ओरल फीकल रूट के थ्रू. और जनरली ये बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि बच्चों में आदत होती है मिट्टी खाने का, या फिर जो सरफेसेस, अलग अलग सरफेसेस को, गंदे सरफेसेस को चाटने का जो बच्चों में आदत होता है, उसकी वजह से ये बीमारी बच्चों में ज्यादातर होती है. सो इट एंटर्स द बॉडी थ्रू ओरल रूट नॉर्मली. तो बच्चों में ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा होगा. और इसका जो पाथवे है वो हमें जानना है कि बॉडी के अंदर ओरल रूट से गया तो ये इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से बॉडी में किधर किधर मूव करता है. तो इसका जो पाथवे होता है बॉडी में मूव करने का वो कुछ ऐसा होता है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओरल रूट के थ्रू स्टमक, इसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन से हमें जानना है कि ये कहाँ कहाँ बॉडी में ट्रैवल करेगा। सो इंटेस्टाइन से ये जाएगा ब्लड में, ब्लड से फिर हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में, लंग्स के बाद ये जाता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद जाएगा ये ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ये फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद फिर से ईसोफेगस, एंड देन स्टमक, एंड देन इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से इसका जो अलग अलग टाइप का लार्वा होता है या फिर अलग अलग टाइप का जुवेनाइल स्टेज होता है वो ट्रैवल करता है बॉडी के अंदर। नाउ ये जो कॉज करेगा, इट कॉजेस कंजेशन इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में ये काफ़ी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से अलग अलग डिस्कम्फर्ट होंगे, जैसे कि नॉर्मल बॉवेल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, फिर हो सकता है ब्लीडिंग हो फीकल मैटर के साथ। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी हमें पढ़ना है, दैट इज कॉज्ड बाय निमाटोड्स एंड दैट इज कॉल्ड फाइलेरियासिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों वर्म्स की वजह से ये बीमारी होती है, लेकिन हमें इंडिया में पढ़ना है। तो इंडिया में जो फाइलेरिया होता है इन्हीं दोनों टाइप के वर्म्स की वजह से होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के वर्म्स के थ्रू होते हैं ये बीमारियां। इट स्प्रेड्स बाय बाइट ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये बॉडी में जो लेग्स होते हैं, लेग्स में स्वेलिंग कर देगा, साथ साथ जो लेग्स के जस्ट ऊपर पार्ट है दैट इज जेनिटल ऑर्गन्स, वहां पे ये स्वेलिंग क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी कि जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये उन्हीं लिम्फेटिक टिश्यू में काफी टाइम तक रह सकता है, और उसी की वजह से जो हमारे बॉडी के लोअर लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाता है, और इसी वजह से ये जो एलिफेंटियासिस होता है ये बॉडी में कई सालों तक रह सकता है, और धीरे धीरे पैर इतना ज्यादा फैल जाता है कि उसको हम लोग नॉर्मली एलिफेंटियासिस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि पैर इतना फूल जाता है कि वो एलिफेंट के पैर से रिजेंबल करने लगता है। सो दिस इज व्हाट इज फाइलेरियासिस। सो इसके अलावा हमें और भी डिजीजेस पढ़नी है विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स और कॉज्ड बाय फंजाई।
तो इसमें हमें मेनली एक ही बीमारी पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड टीनिया. So it is caused by many so first of all it is caused by trichophyton. सो ये जो फंजाई है, ये तीन टाइप का, तीन जेनरा है, ये कॉमनली रिंगवॉर्म करता है. रिंगवॉर्म इज लाइक वेरी इची पार्ट, और वहां पे हल्का सा जो स्किन होता है वहां पे उसमें लीजन्स टाइप के क्रिएट हो जाते हैं. सो जो ट्राइकोफाइटॉन होता है ये हमारे हेयर, हमारे नेल्स, हमारे स्किन तीनों पे इफेक्ट करता है. तो रिंगवॉर्म जो हमारे बॉडी में होता है वो जनरली ऐसी जगहों पर होता है जहां मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल पैर की उंगलियों के बीच में जो गैप्स होते हैं उनमें मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर ये ज्यादातर होता है, नहीं तो ग्रोइन वाला एरिया में होता है. तो ऐसी जगहों पे बॉडी में काफी ये ज्यादा कॉमन है. और ये जो स्प्रेड होता है ना कॉमन सब्सटेंसेस के यूज करने से, यानी कि कॉमन टॉवल के यूज करने से या फिर कॉमन कोम्ब के यूज करने से होता है. तो इसीलिए ये जो टॉवेल्स होते हैं या फिर जो अदर बॉडी पे यूज करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं ये पर्सनल रखना चाहिए, इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फंजाई होता है एक से दूसरे तक वो ट्रांसफर हो सकता है जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं उन मटेरियल्स के थ्रू. तो ये सारे तो हो गए हमारे फंजाई वाले डिजीज. इसके अलावा अब हमें और पढ़ना है प्रोटोजोअन डिजीजेस.
सो ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है ये डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ कि वो दो अलग अलग फॉर्म्स में रह सकता है। सो यहाँ पर जो बड़ा वाला फॉर्म है दैट इज हार्मफुल और जो छोटा वाला फॉर्म है वो हार्मलेस है। तो बड़ा वाले फॉर्म को मैग्नम कहते हैं और छोटा वाला फॉर्म को बोलते हैं माइन्यूटा। अब ये क्या कर सकता है कि हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स में काफी पोर्स क्रिएट कर सकता है जिससे कि ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये इंटेस्टाइन में अगर ब्लीडिंग करेगा तो जो फीकल मैटर बाहर आएगा वो बाहर आएगा, तो उसके साथ साथ ब्लड भी बाहर आ सकता है। सो दिस इज व्हाट द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अमीबियासिस। इसके अलावा और भी बीमारियां पढ़नी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मलेरिया। सो मलेरिया हमें पूरी डिटेल में पढ़नी है और प्लाज्मोडियम के 4 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, वाइवैक्स, फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिये। सो ये 4 टाइप के जो मलेरिया कॉजिंग एजेंट्स दैट इज प्लाज्मोडियम है, इनके 4 अलग अलग टाइप के बीमारियां भी होती हैं। सो इनके टाइप हमने जान लेने पहले। सो ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम है और इन चारों टाइप से अलग अलग तरह का प्लाज्मोडियम का जो वैरायटी है उससे 4 अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। ये जो मलेरिया है ये ह्यूमंस में ऑलमोस्ट द बिगेस्ट किलर डिजीज है। सबसे ज्यादा ह्यूमंस का जो लाइफ लॉस होता है वो मलेरिया की ही वजह से होता है। अब हमें प्लाज्मोडियम का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो पढ़ना है कि मॉस्किटो में और ह्यूमंस में इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमंस में है और मॉस्किटो दोनों में है, तो आखिर ये 2 में क्यों है? तो ऐसे को कहते हैं डाइजेनेटिक। तो ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक का मतलब इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है मॉस्किटो और जो सेकेंडरी होस्ट है दैट इज वी द ह्यूमंस। तो प्राइमरी होस्ट उसे कहते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी होस्ट। तो इन दिस केस मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और ह्यूमन के अंदर सीजोगोनी या सीजोगोनी होगा तो या फिर जो गैमीटोगोनी होता है वो होगा।
तो शीजोगोनी इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि शीजोन्स को बनाता है। सो वो अब हमें पूरी उसकी साइकिल पढ़नी है कि जो ह्यूमंस और मॉस्किटो के अंदर जो पूरा साइकिल चलता है प्लाज्मोडियम का वो क्या होता है और कैसा होता है। और उस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और प्राइमरी होस्ट दैट इज मॉस्किटो के अंदर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। Now we'll study the life cycle of Plasmodium in humans as well as mosquitoes. So first of all we are starting it from the moment it infects the humans, that is in the sporozoid state. सो ये जो ह्यूमंस में एंटर होता है जब मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से, तो वो किस स्टेज में होता है, वो स्पोरोजोइड स्टेज में होता है। अब स्पोरोजोइड स्टेज में वो ब्लड में गया, क्योंकि वो ब्लड सक होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा, वहां से वो लिवर में पहुंचेगा। अब यहां पर एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड सीजोगोनी। सीजोगोनी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सीजोन्स को जन्म देता है, दैट इज इट्स अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां से वो सीक्वेंशियल स्टेप्स में चलना है, दैट इज लाइफ साइकिल में कहां से कहां कौन कौन सा इसका जो फॉर्म है वो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर के अंदर जो सीजोगोनी हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। सो जो फर्स्ट स्टेप है यहां पर दैट हैज बीन अकर्ड एंड दैट इज कॉल्ड प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्पोरोजोइड था वो मैच्योर करने के बाद बन गया सीजोन्स में, एंड ये कहां पर होता है, ये लिवर में होता है, अकर्स इन लिवर सेल्स और लिवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्पोरोजोइड्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए शीजोन्स में। स्पोरोजोइड्स जो थे ऊपर, ये स्पोरोजोइड्स ट्रांसफॉर्म हो गए सीजोन्स में। अब सीजोन्स डिवाइड करके एक टाइप बनाएंगे दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोजोइड्स। तो सीजोन्स डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये बनाएंगे क्रिप्टोजोइड्स। क्रिप्टोजोइड्स फिर से नए लिवर एंड सेल्स में एंटर करेंगे। क्रिप्टोजोइड्स एंटर न्यू सेल्स एंड फिर से ये शीजोन्स बनाएंगे, और शीजोन्स बनाने के बाद फिर से ये डिवाइड करेंगे और बनाएंगे मेटा क्रिप्टोजोइड्स। फिर से ये डिवाइड करने के बाद बनाएंगे अब मेटा क्रिप्टोजोइड्स।
तो ये होता है प्री एरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी, यानी कि स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में ब्लड में आया था, वहां से लिवर में गया और फिर वहां पे स्पोरोजोइट से बन गया शीजोन। शीजोन सेलुलर डिवीजन करेंगे एंड फिर क्रिप्टोजोइट्स बन जाएंगे, क्रिप्टोजोइट्स फिर नए लिवर सेल्स में आएंगे और फिर शीजोन बनाएंगे और शीजोन फिर से मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनाएंगे। तो ये प्रोसेस को कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी। अब ये जो मेटाक्रिप्टोजोइट्स है ये फिर से न्यू लिवर सेल्स में भी जा सकते हैं और रेड ब्लड सेल में भी जाएंगे। तो इसके बाद वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी एंड दैट इज द सेकंड प्रोसेस। दैट इज ये पहला फेज लिवर के अंदर हो गया और जो इसके बाद का फेज है दैट विल अकर इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। तो सेकेंड स्टेप जो हमें पढ़ना है दैट इज एरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी। इट अकर्स इनसाइड आरबीसीज। तो आरबीसीज के अंदर जो हमारा क्या आया था वो आया था हमारा मेटाक्रिप्टोजाइट्स। तो मेटाक्रिप्टोजोइट्स यहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ट्रोफोजोइट्स में। ट्रोफोजोइट्स के बाद एक स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड सिग्नेट स्टेज, या इसी के साथ साथ बनता है सिग्नेट रिंग स्टेज। तो इस ट्रोफोजोइट स्टेज में क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं उनमें ब्रेकडाउन किया जाता है उनके हीमोग्लोबिन का। सो यहां पर क्या होगा कि ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन करने से क्या होते हैं, एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। तो ये हो गया ट्रोफोजोइट वाले स्टेज में। इन्हीं ट्रोफोजोइट्स के बाद बनेंगे फिर से शीजोन्स। शीजोन्स के बाद फिर से अब बनेंगे मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स जो होंगे वो एंटर न्यू आरबीसीज, और न्यू आरबीसीज में एंटर करने के बाद यहां पर एक प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड गैमीटोगोनी। गैमीटोगोनी क्या होता है, तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोसाइट्स। तो ये होगा नए आरबीसीज के अंदर में, यानी कि जब न्यू आरबीसी के अंदर मीरोजोइट्स चले जाएंगे तो मीरोजोइट्स फॉर्म करेंगे न्यू टाइप ऑफ गैमीटोसाइट। तो यहां पर दो टाइप के गैमीटोसाइट्स बनेंगे, वन विल बी कॉल्ड माइक्रो गैमीटोसाइट्स और दूसरे वाले जो होंगे उन्हें कहेंगे हम मैक्रो गैमीटोसाइट्स। These are also called male gametocytes. मेल गैमीटोसाइट्स कह सकते हैं या फिर इन्हें हम फीमेल गैमीटोसाइट्स भी कह सकते हैं, फीमेल गैमीटोसाइट्स कह सकते हैं। सो अब जब इस इंसान को न्यू मॉस्किटो काटेगा तो उस न्यू मॉस्किटो जो ब्लड सक करेगी उसमें क्या होगा कि ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट चले जाएंगे ब्लड मील के साथ में, और फिर अगला स्टेप जो होगा वो होगा मॉस्किटो के स्टमक में या फिर उसके जो सैलिवरी ग्लैंड है उसके अंदर। सो इस पार्ट को कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी। ये कहां पर हो रहा है, रेड ब्लड सेल के अंदर में। तो वहां पर मेटाक्रिप्टोजाइट्स आए थे लिवर से, फिर भी ये ट्रांसफॉर्म हो गया ट्रोफोजोइट्स में और ये सिग्नेट रिंग स्टेज होता है। तो ये जो सिग्नेट रिंग स्टेज होता है यहां पर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यहां पर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है।
उसी को सिग्नेट रिंग भी कहा जाता है, उस लार्ज वैक्यूल को। तो इस स्टेज के बाद क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन को तोड़ा जा रहा है, और हीमोग्लोबिन को तोड़ने से बन रहा है हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। फिर ट्रोफोजॉइड सीजॉन्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर इससे मीरोजॉइड्स बनेगा, और फिर ये न्यू आरबीसीज में जाएगा, और न्यू आरबीसी में जाने के बाद गैमीटोगोनी या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोसाइट्स होगा, और गैमीटोसाइट्स एक मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड शिजोगोनी ऑफ इरेथ्रोसाइट्स और एथ्रोसाइटिक शिजोगोनी। इसके बाद का जो अगला प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड द स्पोरोगोनी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो भी होगा मॉस्किटो के अंदर में। तो जो माइक्रो गैमीटोसाइट है और मैक्रो गैमीटोसाइट है ये मॉस्किटो लेगी अब नए मील के साथ में। सो जो थर्ड स्टेज है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड स्पोरोगोनी। तो जो फर्टिलाइजेशन था मेल माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट, पहले वो ट्रांसफॉर्म होगा, तो जो मेल गैमेटोसाइट था या माइक्रो गैमेटोसाइट था वो डिवाइड करके 6 to 8 मेल गैमीट बना दिया। उसके बाद जो फीमेल गैमेटोसाइट थी वो मैच्योर होके फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी। तो अब यहां पर मेल गैमीट का भी फॉर्मेशन हो गया और फीमेल गैमीट का भी फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमीट के बीच में। तो ये सारा कहां पर हो रहा है प्रोसेस, तो ये पहला 3 प्रोसेस हो रहा है मॉस्किटो के स्टमक के अंदर में, दैट इज उसके ल्यूमेन में। उसके बाद जो प्रोसेसेस होंगे वो देखना है। तो जब जाइगोट स्टमक के ल्यूमेन के अंदर था तो वहां पे ये वर्म लाइक हो जाएगा। वर्म लाइक होने का मतलब कि ये मोटाइल हो जाएगा
एंड इसे कहा जाएगा ookinete। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट से क्या बना, जाइगोट से बना ookinete, और ये ookinete मूव करेगा स्टमक का जो वॉल होता है उसके अंदर। तो उस वॉल के अंदर मूव करने के बाद ये अपने अंदर एक लेयर को डेवलप कर लेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज oocyst। तो पहले जाइगोट ookinete बना और उसके बाद बन गया oocyst। तो oocyst बनने के बाद इसके अंदर होगा मियोसिस। तो इस तरीके से जो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल था वो पूरा हो गया। तो oocyst बनने के बाद वहां पर क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड मियोसिस के बाद क्या हो रहा है, माइटोसिस। तो माइटोसिस में तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नहीं होता, यानी कि जो प्लॉइडी नंबर होगा वही नंबर कंटिन्यू किया जाएगा। सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट आफ्टर मियोसिस माइटोसिस occurs and that will give rise to haploid sporozoites, and this sporozoid is something that we have already studied, and this sporozoid is the infectious form, and that infectious form is stored in the salivary glands of the mosquito. So what happens there is that from the stomach wall, this oocyte, that is it has developed a cyst, and that was called oocyst. It underwent meiosis, then mitosis, then sporozoid. So that sporozoid from the stomach wall moves to the different body parts, and from there it migrates to the salivary gland. अब इस salivary gland से अगर मॉस्किटो किसी दूसरे इंसान को काटता है तो salivary gland से ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं उस इंसान के ब्लड में चला जाएगा, और फिर वही प्रोसेस फिर से दोबारा होगा, दैट इज ब्लड से लिवर में जाएगा, लिवर से आरबीसी में, आरबीसी से फिर से मॉस्किटो के अंदर में। तो इस तरीके से जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है वो मॉस्किटो के अंदर और ह्यूमन के अंदर अपना अपना डिफरेंट स्टेज में डेवलप होता है, एंड दिस इज व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस as well as in mosquito, and hereby we have completed the life cycle of plasmodium, and it requires two hosts, that is mosquito and human.